हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर 2019 का पहला बताने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 एवं 12 के दोनों कक्षाओं के लिए ही, लेकिन अभी आपका ये कक्षा 10 का है केमिस्ट्री। और आपके जो पेपर आते हैं 3 खंड होते हैं, उसमें खंड का होता है भौतिक विज्ञान और खंड का होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और खंड का होता है जीव विज्ञान। तो अभी हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के डाल रहे हैं, जीव विज्ञान का अभी नहीं है। तो भौतिक विज्ञान के भी हम सॉल्व पेपर हल करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि आपकी क्लासें बंद चल रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही आप जारी रखें और पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए देखिए इसमें 2019 का सेट नंबर 1 और कोड वर्ड इसका है विजय। रसायन विज्ञान का खंड खा से स्टार्ट होता है। इसमें 3 बहुविकल्पी होते हैं और तो तीनों बहुविकल्पी में से चारों ऑप्शन होते हैं, जो उनमें से एक सही होता है, लेकिन चारों के बारे में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ऐसे कि तुक्का लगा के चल देते हैं। तो इसलिए मालूम होना चाहिए कि इसका कन्फर्म आंसर क्या है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। पहला है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपरिवर्तित रहता है। ना तो पीला होता, क्योंकि वो जब लगता है तब वो हल्दी का कलर पीला दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें ना तो नारंगी होता है। जब क्षारक का मतलब होता है कि आपका जैसे धुलते हैं कपड़े, साबुन या निरमा, उनमें कास्टिक सोडा या वो कास्टिक पोटास मिला होता है, तो दोनों क्षार है। तो ये जब निरमा से आप कपड़े धुलते हैं तो हमेशा ब्राउन और रेड कलर का हो जाता है, तो आपका किस कलर का होता है? भूरा लाल। और अपरिवर्तित, ये भी नहीं, अपरिवर्तित तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे कपड़े धुलते हैं तो अपरिवर्तित जरूर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ये तीसरा नंबर, भूरा लाल। क्या होगा राइट आंसर? तीसरा, ये भूरा लाल। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा को जल का संभावित पीएच मान क्या है? यानी अम्लीय वर्षा जो होती है उसके जल का पीएच मान क्या होता है? 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि 7.2 हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और 8.2 भी नहीं होता, ये भी क्षारीय होता है। अब बचे दो ऑप्शन, 6.2 और 5.2। तो आपका जो अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है, तो ज्ञात करने पर आपका 5.2 आता है। कितना आएगा? 1 मिनट, ये 5.2 राइट आंसर है, और ये भी आपका नहीं आएगा। तो दूसरे का पहला नंबर सही है, राइट आंसर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम है। एस्टल्डिहाइड का यूपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे से हमें चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए कि एथेनॉल क्या है और इसका क्या। पहला है एथेनॉल। ऑल समूह आपका एल्कोहल में जोड़ा जाता है, तो इसलिए ये गलत आंसर है आपका, क्योंकि एथेनॉल एथिल एल्कोहल का यूपीएसी नाम होता है। और अगला है मेथेनॉल, ये आपका है एल्डिहाइड समूह का, लेकिन ये फार्मल्डिहाइड एक कार्बन वाले का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथा है आपका प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल आपका होता है, ये भी एल्कोहल समूह का है, यानी जहाँ 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन को, तो वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका होगा क्या? एथेनॉल। एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे अभी आपके बहुविकल्पी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से जो आपके लिखने वाले आते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया मिशेल अवधारणा, यानी मिशेल किस प्रकार से बनता है सफाई करते समय। ये आपके 2020 सेट में भी था, फिर से बता रहे हैं। साबुन की सफाई की प्रक्रिया कैसे होती है? अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, यानी अधिकांश मैल जो होते हैं, आप जानते होंगे कि कपड़े में जब थोड़ा दिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो चिपचिपे से होने लगते हैं, तैलीय से होने लगते हैं। तो ज़्यादातर मैल कैसे होते हैं? तैलीय होते हैं। और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तेल पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता। तो तेल पानी में अघुलनशील होता है, और साबुन के अणु की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं। साबुन के अणु क्या तैयार करते हैं? एक मिश्रित सी संरचना बनाते हैं।
जहां अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर होता है और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार से साबुन का मिसल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े को साफ हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आपका जो कह रहा है जल के आयनिक सिरा अंदर की ओर, जो तेल के अंदर की ओर होता है वो जल विरागी सिरा होता है और जो बाहर की ओर होता है वो जलरागी सिरा होता है। और ये जो आपके हैं ये सोडियम पोटेशियम लवण है, आपके क्या है, सॉरी सोडियम के लवण है, कास्टिक के, ये सोडियम आपके लवण क्या है, सोडियम के, ये जो आपके ये है बीच बीच, ये आपके क्या है, सोडियम के हैं, जो इसमें साबुन में मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आशा करते हैं आपको सभी वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो बनाने की एक विधि बताना है और इसका एक उपयोग लिखना है और आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए भी लिखना है। तो इसमें देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे बनेगा 2CaSO4 × 2H2O। इसको 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। क्या बनेगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। और 4 हाइड्रोजन हो रहे थे तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्लस बचेगा कितना, 3H2O बचेगा। इसका उपयोग क्या कहाँ पे करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या करते हैं, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आप देते होंगे जैसे हाथ या पैर की हड्डियां टूट जाती हैं कहीं के भी तो प्लास्टर बनता है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर बांधते हैं। इसका समीकरण क्या है, तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो वो पुनः फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। जब ये जल से क्रिया करेगा 3H2O तो बनेगा 2CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम से जब बनेगा तो पुनः से वो कठोर हो जाता है। आघात वध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। सॉरी, दोनों तन्यता और आघात वर्ध्यता पूछा है, इसमें तन्यता के बारे में पहले ही कोई बात नहीं है। तन्यता धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने वाले गुण को तन्यता कहते हैं। यानी जो तन्यता होती है जैसे धातु के पतले तार के रूप में जैसे कि खींचा जाता है तो खींचे जाने वाले गुण को तन्यता कहते हैं। ये गुण जैसे सोने और चांदी में पाए जाते हैं। आप देखते होंगे सोने और चांदी में चैन चैन सी बनी होती है, एकदम पतली पतली सितारे लगा करके भी बनाए जाते हैं डिजाइनर। तो वो क्या होता है, ये तन्यता पाया जाता है सोना और चांदी में। आघात वर्ध्यता धातुओं का वह गुण जिनको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है वो आघात वर्ध्यता कहलाते हैं। यानी जैसे पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जाता है वो आघात वर्ध्यता कहलाते हैं। इसमें भी सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि कई भी हो सकते हैं। एल्युमिनियम की भी पतली चादर बनती है, कॉपर की भी, लोहा की भी और सोना चांदी की भी। ये आघात वर्ध्यता है। अगला है जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है जिंक धातु, क्या पूछ रहा है, जिंक धातु को सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करके वापस से रासायनिक समीकरण देते हुए, धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है। जिंक के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी जिंक के सल्फाइड यानी जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो किस में परिवर्तित होता है, ऑक्साइड में। जब उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा, ऑक्साइड में। ऑफकोर्स ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, क्योंकि इसके पश्चात जब कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करते हैं तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। यानी धातु ऑक्साइड से हम कार्बन का अपचायक कराएंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, धातु पूरा जैसे कि वैसे धातु जिंक धातु प्राप्त कर लेंगे। हाँ, ZnS जिंक सल्फाइड 3O2 कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा जिंक ऑक्साइड 2ZnO प्लस SO2। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, यहाँ पे ZnO प्लस C जब क्रिया करेगा तो बनेगा Zn प्लस CO2। यानी Zn हमारी आपकी धातु निकल आई, जिंक और प्लास्ट में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आशा करते हैं आपको समझ में होगा, कई बार भी ये क्वेश्चन मिल चुका है आपका, 2020 में भी था अभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें है एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए। यानी एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। यानी संचारण क्या है उदाहरण से बताना है और इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं। वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। क्षय होना या हानि होना, जैसे वायु व जल की उपस्थिति में यानी लोहे की वस्तुओं को खुली अवस्था में रखते हैं या बाहर रख करके वो, तो लोहे की वस्तुएं जो होती है वो वायु और जल से ज़्यादा क्रिया करती हैं। जैसे कि बाहर की हवा या नमी लगती है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे संचारण होते रहते हैं और जिससे आप लगता है वो हानि होती रहती है, टूट टूट करके जंग की तरह वो गिरता रहता है। तो क्या होती है, वो धीरे धीरे क्षय यानी हानि होती है, वही क्या कहलाता है आपका संचारण। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके संचारण की क्रिया करता है। तो ये कौन सी क्रिया हुई आपकी, रासायनिक क्रिया हुई। लोहे पर जंग लगना, सॉरी यहाँ पे लोहे पर लगना लिखा है लेकिन यहाँ पे है लोहे पर, सॉरी 1 मिनट, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना और पीतल तांबे पर हरा धब्बों का बनना। आप देखते होंगे कि पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें हल्का सा ग्रीन कलर का अंदर से परत सी जम जाती है। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में ग्रीन कलर का धब्बा और लोहे पर जंग लगना, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हानि पहुंचाते रहते हैं इन वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है वो इसी की अगली हेडिंग है, उपाय जो पूछ रहा था, संरक्षण से सुरक्षा के उपाय क्या हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब है क्रोमियम वगैरह जो ये विद्युत से तैयार की जाती है, इनका लेपन पीतल और तांबे के बर्तनों में किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 8वां नंबर आपका, जो 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाया करता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है और एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यानी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल के 4 अभिक्रियाओं को समीकरण भी लिखना है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल को ही जब ठंडा करके उसको एसिटिक अम्ल, सॉरी चलो, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ही कहते हैं। यानी आपका जो एसिटिक अम्ल है उसका आयुपेशी नाम एथेनोइक अम्ल है और एथेनोइक अम्ल को ही हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। जब शुद्ध एथेनोइक अम्ल को गलनांक 29 डिग्री केल्विन होता है, यानी शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, 29 डिग्री केल्विन। लेकिन जब इसको शीतकाल में यह जम जाता है, यानी ये बर्फ के रूप में जम जाता है ठंडियों में, तो इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल का मतलब जमना, जब ये शीतकाल में यह जम जाता है, इस कारण से इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अर्थात एथेनोइक अम्ल का ही साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। यह भी हमने आपको ऊपर बताया, साधारण नाम इसका क्या है, एसिटिक अम्ल, और इसका आयुपेशी नाम है आपका एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया पूछ रहा था 4, पहले सोडियम से क्रिया। एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करते हैं तो सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये देख रही सोडियम, ये आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH + 2Na, यानी सोडियम से क्रिया करता है। ये हमने 2 आपको हल करने के लिए लगाया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि CH3COON बना दिया, लेकिन इसके बाद हमारा एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन अब क्रिया में कभी निकलता, इसलिए हमको H2 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन गैस निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमें सभी जगह 2 आपको लगाना पड़ेगा, तब आ जाके हाइड्रोजन हमारे 2 हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। जब ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो सोडियम एथेनोएट लवण बनता है, या फिर इसको कह सकते हैं, यही है सोडियम एसीटेट। 1 मिनट, सोडियम एसीटेट, तो ये आपको सोडियम एसीटेट है, याद रखिएगा। आपका CH3COON है, सोडियम एसीटेट होता है। और सॉरी, मौसम का थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको ये बारिश के मौसम में भी घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और जो बच्चे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए। मान लीजिए
आपके लिए हम यहाँ पे पूरा मैटर तैयार करते हैं रात रात भर जग करके। ये मौसम सही नहीं है इसलिए फिर बारिश होती है। इसके बावजूद भी आपको हमने सारे मैटर अनसॉल्व पेपर पूरे 2020 का पूरा हो चुका है। फिजिक्स का भी हो गया है और केमिस्ट्री का भी हो गया है और 2019 का फिजिक्स हो गया है और 2019 के केमिस्ट्री का ये पहला सेट है। बाकी के भी हम आपको एक आध में सारे सेट आपके हो जाएंगे, इसलिए पूरा सेट जरूर हल करें। आपके इससे 100% क्वेश्चन फंसने समझ लीजिए। आपको इसमें से अगर पूरे क्वेश्चन तैयार हो गए तो इसमें से आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एथेनोएट लवण बनाता है 2CH3COOH प्लस Na2CO3। जब क्रिया करता है तो 2CH3COONA प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बनता है। तीसरा है, इसमें 4 अभिक्रिया पूछ रहा था, तो तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनता है। इसमें भी CH3COOH और NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा तो सोडियम एसीटेट प्लस जल बनता है। क्या बनता है, प्लस जल की मात्रा बनती है। ये आपका है सोडियम एसीटेट। ठीक है, NaCO3 से यानी सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा से के साथ क्रिया करता है तब क्या बनेगा, बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट तथा जल और CO2 गैस बनाता है। जैसे कि CH3COOH आपका ये एसीटेट वो एसिटिक अम्ल है और NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3COO और ये Na, तो यहाँ बनेगा ये सोडियम एसीटेट है प्लस ये आपका H2 और एक ये H, 2 H हो गए और इसका एक O, तो यहाँ बनेगा H2O और फिर लास्ट में क्या बचेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे ये वाला निशान बनाते हैं, तीर को ऊपर को तीर के निशान बनाने से व्यक्त किया जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल को 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। यानी चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं या तो फिर ये, तो अभी तो हम आपको हल करा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन बताएंगे। एथिल एल्कोहल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके उपयोग भी लिखना है 3। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से क्रिया करता है। जब सोडियम से क्रिया करके एथिल एल्कोहल सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। जब सोडियम से क्रिया करेगा तो बनेगा C2H5ONA। क्या बनेगा, C2H5ONA और फिर लास्ट में हमारा फिर एक हाइड्रोजन बच रहा था, इसीलिए सब जगह क्या लगाया है, यहाँ पे 2 लगाया है और सोडियम हमेशा 2Na के साथ ही क्रिया करता है, इसलिए यहाँ पे आगे 2Na हो जाएगा। तो सभी सारी संख्याएं डबल हो गई, इसलिए इसमें भी 2 लगा देंगे। ये आपका सूत्र है सोडियम एथॉक्साइड का। इसका है ऑक्सीजन लगा है ना इस बीच में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। अगला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक में गर्म करने पर एथेन गैस बनता है। क्या बनता है, एथेन गैस बनता है। यहाँ पे C2H5OH, यहाँ पे 7 का मतलब है उपस्थिति दर्शाना है, क्योंकि अल्कोहल H2SO4 के साथ क्रिया नहीं करता, उसकी उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली बात है, तो ध्यान से देखें कि कहीं भी अगर शांत सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया आ जाए तो वहाँ पे उसकी उपस्थिति दर्शाना है, ना कि उसमें प्लस लगा करके आपको जोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5OH जब हम क्रिया कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, CONC, बस इतना शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। सांद्र का मतलब होता है और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। ठीक है, तो जब ये एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका एथिलीन बनेगा C2H4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H4 भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है आपका, और लास्ट में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्लोरीन से क्रिया, अगला नंबर है, क्लोरीन से क्रिया करता है तब क्या होता है। क्लोरीन से क्रिया Cl2 से क्रिया करने पर एस्टल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड Cl2 की अधिकता में क्रिया करके CCl3CHO बनाते हैं, यानी कार्बन ट्राइक्लोराइड एल्डिहाइड बनाते हैं।
चलिए इसके रिएक्शन देखते लेते हैं। क्लोरीन से क्रिया करने पर डबल रिएक्शन होती है। ये आपका CH2 CH3 CH2 OH है, आपका ये एथिल एल्कोहल ही है। अगर आप जोड़ेंगे तो C2H5 ही बन रहा है, वो अलग अलग करके डिवाइड करके लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये आपका एथिल एल्कोहल ही है। CH3 CH2OH प्लस Cl2 से जब क्रिया करता है तब क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड। आपका ये क्या सॉरी ये CH3 CHO ये आपका एस्टल्डिहाइड ही, ये CH3 CHO आपका एस्टल्डिहाइड है। और आगे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम एस्टल्डिहाइड को क्लोरीन की मात्रा में अधिक गर्म करते हैं तब क्या बनता है, CH3 CHO 3Cl2, यानी क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा लेना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 3Cl2। तब हमारा जाके बनता है कार्बन ट्राईक्लोराइड एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं CCl3 CHO। इसको कार्बन ट्राईक्लोराइड, अभी नाम नोट कर लीजिए भाई, फटाफट नाम नोट करिए, कार्बन ट्राईक्लोराइड एल्डिहाइड इसलिए ध्यान ना भूलें। और बाद में आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपकी 3 अभिक्रिया हो गई, 4 पूछ रहा था, लास्ट एक और बची अभिक्रिया इसमें देखेंगे, और फिर इसके बाद उपयोग है आपका। तो हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है, किससे करता है, हैलोजन अम्लों से। C2H5OH प्लस HCl, हैलोजन अम्ल का मतलब जिसमें ClBr क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये आपके क्या हैं, हैलोजन तत्व हैं। और इसमें जब कुछ और जोड़ दिया जाए जो इससे संबंधित अम्ल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, हैलोजन अम्ल। जैसे कि HCl है, Cl आपके यहाँ पे लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये हैलोजन तत्व है, तो ये आपका हैलोजन अम्ल हो गया। C2H5OH प्लस HCl जब आफ्टर रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, ये भी हैलोजन एल्किल बनेगा। तो एथिल क्लोराइड प्लस जल की मात्रा अलग बचेगी। चलिए आपके आज की अभिक्रिया रही, इसमें जो भी 4 अभिक्रियाएं पूछे था तो चारों अभिक्रियाएं हो गई हैं। अब इसके में क्या पूछ रहा है, उपयोग पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब उपयोग क्या है। एथिल एल्कोहल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। यानी टिंचर, आयोडीन ये सब दवाइयों के काम आता है। कफ सिरप और टॉनिक बनाने में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा पीने से नशा आ जाता है, यानी शराब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो थोड़ी सी मात्रा पीने में क्या आता है, नशा आ जाता है। और इसका उपयोग अस्पतालों के घावों तथा सिरेंजों को बनाने में किया जाता है। यानी अस्पतालों से जो आपके दवाइयाँ मिलती हैं घावों को बनने के लिए, उनमें और सिरेंजों को बनाने में भी किया जाता है एथिल अल्कोहल का उपयोग, ठीक है। ये आपका रहा आज 2019 का पहला सेट। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि अभी इस समय फ़िलहाल आपकी क्लासें बंद हैं, 15 तक के लिए भी कोई ठिकाना नहीं, आगे भी बंद हो सकती हैं। और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसलिए आप तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।